तो दोनों फोर्सेस का सम क्योंकि मिलके mg के बराबर है, mg तो बदला नहीं, तो अगर एक को कम करोगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को कम करो तो पहला बढ़ेगा। यहाँ टेंशन आगे आने पे बढ़ रहा है तो एनबी जो है कम हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे अब ऐसे क्वेश्चन? यस सर। तो इस पे तो टिक कर लो। एक टफ क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, एक टफ क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन हो सकता है। ऑल आर इन? चलो हाँ बोले। क्वेश्चन लिखना था। क्या क्वेश्चन लिखना था सर। अरे यार लिखा नहीं इतनी देर में। दूसरा वाला लो फिर से बता देता हूं। ये हिंज है, यहां से 3l/4 पे टेंशन लगा दिया है। ये mg है जो l/2 पे लगता है, हिंज फोर्स भी लगता है। तो अब इस केस में ये 3l/4 हो गया, तो टॉर्क जब लेंगे तो mg का तो l/2 क्लॉकवाइज और इसका t इंटू 3l/4। ये टॉर्क ओ के अबाउट अगर जीरो कर रहे हैं तो यहां से टेंशन आएगा 2mg/3। तो सॉल्व करेंगे तो 0.66 mg आएगा। और पहले जब एंड पे था तब 1/2 mg आया था, तब टेंशन आया था 0.5 mg। बताओ यही तो ट्रेंड था पहले और अब बाद में। तो टेंशन देखो बढ़ गया, 0.5 से 0.66 हो गया। हुआ या नहीं? Yes, और ये तो कंफर्म है कि टेंशन और हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट मिलके mg ही होना चाहिए। तो अगर टेंशन अपनी वैल्यू को बढ़ा लेगा तो एनवी को अपनी वैल्यू को कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बढ़ा लेंगे तो mg से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? सभी को क्लियर है क्या ये चीज? सभी को क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलें। रोटेशनल इक्विलिब्रियम सभी को क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है चलो। अब अगर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, यानी फोर्स और टॉर्क नहीं हुए, तो क्या होगा? तो वहां पे दोनों तरह के एक्सीलरेशन आएंगे। तो जनरल इक्वेशंस क्या बनेगी सर? तो बनेगी एफ एक्सटर्नल, अगर जीरो नहीं आएगा तो वो m इंटू एसीएम आएगा। ध्यान देना, किसी और पॉइंट का नहीं, किसी और पॉइंट का एक्सीलरेशन नहीं आएगा। किसका आएगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आएगा। एंड देन एक्सटर्नल टॉर्क, जो भी स्पेसिफाइड पॉइंट है वो आएगा। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक। और बॉडी में अगर ये दोनों चीजें हैं तो बॉडी कैसा मोशन करेगी? ट्रांसलेटरी प्लस
rotatory in this case. बताओ, बॉडी परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, यानी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अब एसीएम पार्ट से क्या आएगा? एसीएम है तो वीसीएम आएगा, वीसीएम आएगा तो लीनियर मोमेंटम आएगा एल, तो यहां पे के ट्रांस आएगी हाफ एम वीसीएम स्क्वायर। एल्फा है तो ओमेगा चेंज होगा, तो एंगुलर मोमेंटम उसके कारण चेंज होगा, इधर भी आएगा, ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम आएगा, ठीक है, आई ओमेगा भी आएगा, और साथ साथ के रोटेशन वाली भी आएगी। अब दो तरह की के पाई जाएंगी, तो इन दोनों के ये दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? एसीएम आएगा तो वीसीएम आएगा, तो लीनियर मोमेंटम आएगा, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। और अगर अल्फा है तो ओमेगा आएगा, ओमेगा है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, एल बराबर आई ओमेगा से, पी बराबर एमवी, एल बराबर आई ओमेगा, सब एनालॉगस, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे बताओ, इतना दिमाग में चलेगा कि नहीं चलेगा अपना? यस सर। यस है ना? तो अब एक साथ दो चीजों पे चलना पड़ेगा, एसीएम के इफेक्ट, अल्फा के इफेक्ट, और फिर वो इफेक्ट अगर कंजर्व है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था, m1 v1 बराबर m2 v2, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा i1 ओमेगा 1 बराबर i2 ओमेगा 2। हाँ, ये बोली ना बात। तो टोटल के ई क्या होगी सर? सर टोटल के ई क्या होगी सर? ये होगी के ई ट्रांस प्लस के ई रॉट। बहुत बढ़िया, मजा आया। ये जब आपसे निकल के आ रहा है तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि ये मैं बताऊं ना, तब आप बोलो भाई एक इसने बनाई के ई, एक इसने बनाई के ई, दोनों के ई बॉडी में हैं, तो दोनों टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली प्लस रोटेशनल वाली। तो ये जनरल रोटेशन का फॉर्मेट है बच्चों, इस फॉर्मेट से ही सब कुछ होना है आगे। इसके अलावा दो और चीजें हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्स क्या था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ, वर्क डन बाय ऑल टॉर्क क्या होगा? ऑल टॉर्क क्या होगा? चेंज इन रोटेशनल। यस यस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यस बिल्कुल। और अगर तुम फोर्स का भी वर्क ले लेते हो, टॉर्क का भी वर्क ले लेते हो, टोटल कर देते हो, तो चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अरे बोलो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह सामने आ रहे हैं कि नहीं? तो फंसना अपने को नहीं। और आखिरी चीज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स के ग्राफ, और रोटेशन अपना खत्म हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब हम लोग रिजिड बॉडीज, ये मैंने आपको रॉड का करके दिखाया, रेगुलर रिजिड बॉडीज को अब हम सरफेस पे रख के कॉम्प्लेक्स मोशन देने जा रहे हैं। ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स मोशन कब रोलिंग बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स मोशन कब रोलिंग बच्चों बन जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय भी बहुत बढ़िया, 1 घंटा है, चलो देखते हैं। तो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने शिद्दत हो तुम लगा दो इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके आ जाओगे तुम। अब देखना, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि क्या रेगुलर रिजिड बॉडीज पढ़ रहे हैं हम, रेगुलर रिजिड बॉडीज, एक बात ध्यान रखना, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम बीटा, बीटा समझाया था, मास m और रेडियस इनकी r है। रेगुलर रिजिड बॉडीज वो है, और आपके मैक्सिमम नीट क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। टेढ़े मेढ़े थे तो मैंने करा दिया, रॉड वाला मतलब एक एक्सट्रीम क्वेश्चन है, ये आसान सेगमेंट है उससे, बहुत आसान, क्योंकि फॉर्मूला मिल जाएगा, बॉडी का नाम वो देंगे, बीटा की वैल्यू हम रखेंगे, और खट 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 आंसर आएंगे सारे। ट्रेंडी है ये, ट्रेंड पे चलते, वो जो था वो दिमाग पे था। ये आप पैटर्न वाले क्वेश्चन, हर जगह आपको बुक में रिजल्ट मिल जाएंगे, मगर वो रिजल्ट अप्लाई करना भी एक अपने आप में तरीका है कैसे करना है। ठीक है, मतलब दिमाग तो खुला रखना ही है हर चीज के लिए। अब मैं आपको सिर्फ इतनी बात बोलने जा रहा हूं यहाँ से कि जो रेगुलर रिजिड बॉडीज हैं वो बॉडीज हैं विच कैन रोल, जो रोल कर सकती हैं, जो रोल कर सकती हैं। 1 मिनट रुकना बच्चों।
जो जो चैप्टर्स मैंने लिए हैं उनकी थ्योरी शुरू करूंगा मैं 10 तारीख से, ठीक है? 10 तारीख से उनकी थ्योरी शुरू कर दूंगा, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा थ्योरेटिकल, यहाँ पे दे दूंगा पहले ही ग्रुप पे क्वेश्चन, सब लोग डिस्कस करोगे, उनके बारे में सर्च करोगे, उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी में चीजें पढ़ोगे और फिर मुझे बताओगे, ठीक है? ऐसा अपन चालू कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो शीट और टेस्ट आपको दी ही जा रही है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलो, न्यूमेरिकल हो गए जितने होने, रोटेशन कराने के बाद अब आपको सिर्फ अपने डाउट्स वाले न्यूमेरिकल पूछने, शीट्स आपको जो दी जा रही हैं उनमें आपको डाउट आ रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल आप पूछोगे, ठीक? पुराने टेस्ट पेपर लगाने को बोला ही है मैंने, आप सब लगाओ ना, न्यूमेरिकल में अब आप फ्री हो, मेरी तरफ से फ्री हो, आप खुद करके और डाउट्स मुझे मेरे सामने ला सकते हो, लेकिन थ्योरी मेरे मॉनिटरिंग में करनी है, क्योंकि 8 क्वेश्चन है भैया, मजाक नहीं। चलो भैया, रेगुलर रिजिड बॉडीज, बीटा क्या है उसका नाम, जैसे मैंने बोला सॉलिड स्फीयर, बीटा क्या हो गया? 2/5। बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला रिंग, बीटा हो गया 1, और इस रिजिड बॉडी का हम आईसीएम अब हमेशा क्या लिखेंगे? मैं देखना कितनी आसानी से कब आपको रोलिंग फ्रिक्शन में ले जाऊंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन हम सीख गए। अब सुनना मेरी बात, पहली चीज, रोलिंग होती क्या है ये बताऊंगा मैं, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं, पहले मुझे आप ये बताओ, ये एक स्मूथ सरफेस है। बेसिकली रोलिंग वो है जिसमें आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब सरफेस पे टच करे आके, भैया गोल गोल घूमता है, तो हर बार कोई नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब सरफेस को आके यूं टची टची करे तो वो इंस्टेंटेनियस के लिए सरफेस के रिस्पेक्ट में रुक जाए, रेस्ट पे आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ये याद रखना, वही रोलिंग है। और जो स्लाइड किया, स्किड किया, टायर ने निशान बनाए, तो वो स्किडिंग है, वो स्लाइडिंग है जो आपने पहले पढ़ी थी फ्रिक्शन में, ठीक है? तो खैर, एक ये मेरी रेगुलर रिजिड बॉडी है, अब चाहे सिलेंडर हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, वो हम अलग बीटा संभाल लेगा, क्योंकि हम फिर ऐसे एक एक के लिए करेंगे ना तो इतना कंफ्यूजन पैदा होगा, क्योंकि फिर बीटा तो आएगा नहीं, नंबर आएगा, और नंबर से हम कोई फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, वो तो नंबर है, वो तो डिराइव हो चुका है। मैं समझाता हूँ क्या बात मैं बोलना चाहता हूँ। ये इसका सेंटर है, इसका मास m है, नाम बीटा है और रेडियस r है। मुझे बताओ एक स्मूथ सरफेस पे, सुनना ध्यान से, एक स्मूथ सरफेस पे क्या कभी रोलिंग पॉसिबल है? ये एक फिक्स्ड सरफेस है, मतलब सरफेस खुद मूव नहीं कर रही, कन्वेयर बेल्ट नहीं है, चक्कियों के ऊपर लगी रहती। चलो बच्चों, रोलिंग की डेफिनेशन लिखी है, व्हेन कांटेक्ट पॉइंट डज नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस वी से बॉडी इज रोलिंग ऑन द सरफेस, ठीक है? बताओ, इस बॉडी पे सिंगल फोर्स लगाना है और स्मूथ सरफेस है, क्या ये बॉडी कभी रोल करेगी? जो आप सोच रहे हो वो मुझे बोल दो, जल्दी बोलो लेकिन। नहीं। आपके पास एक फोर्स, बॉडी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, उस फोर्स से आपको इस बॉडी को रोल कराना नहीं। पीयूष पांडे नहीं, रोहित लखानी नहीं, इफत, सत्यम नहीं करेगी। कोई भी इसका आंसर हाँ देने की जरूरत कर सकता है क्या? आपने इतना पढ़ा है यार, इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो मतलब क्रीम बच्चे, इतने साल से पढ़ रहे हो। एक फोर्स है आपके पास F, कांस्टेंट फोर्स है F,
आप उसे लगा लो और इस बॉडी को चिकनी सरफेस पे रोल करा दो। हो सकता है क्या, या फ्रिक्शन चाहिए होगा? अच्छा, रोलिंग प्योर ट्रांसलेशन है या प्योर रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन? दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है रोलिंग, बता दो। रोलिंग इज क्या, सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, या दोनों का कॉम्बिनेशन? दोनों का कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली अगर तुमने इसको सिर्फ स्लाइड कराया ऐसे तो ये खींच देगी लाइन, स्लाइड हो जाएगी, रोल नहीं करेगी। अगर तुमने सिर्फ घुमा ही दिया तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, तो काहे की रोलिंग, यहाँ पे टक्कर होती रहेगी। जैसे वो चाकुओं पे धार रखने वाला पहिया चलता है, तो रोटेशन, रोलिंग नहीं बोलेंगे उसको। रोलिंग वो है जो आपकी साइकिल, कार जब सड़क पे चलाते हो तब। चलो, इसका आंसर सब लोग दे रहे हैं सर नहीं हो सकता, और मैं करा दूं तो करा दूंगा मैं। देखो, यही तो क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास से एक हाइट पे आप फोर्स लगा दो, वही वाला F, तब एक ऐसा स्पेसिफिक हाइट आएगा, एक ऐसा H मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जहां ये बॉडी चिकनी सरफेस पे भी रोल कर जाएगा। वही तो क्वेश्चन है, फाइंड H अबव द COM ऑफ रेगुलर रिजिड बॉडी, RRB, regular rigid body, such that body rolls on smooth horizontal surface. So इंटरेस्टिंग है, तैयार हो इसके लिए, डरो मत। तुम्हें क्या है तो किसी को भी नहीं आता। अब 50 बच्चों को छोड़ दो, वो जो जिनको होटल में रख के टीचर उनके घर पढ़ाने जाते हैं, राजा बच्चे, उनको छोड़ दो। उनके अलावा किसी से पूछ लो, नहीं आता। तो तुम भी मत घबराओ, 50 के बाद भी रैंक बहुत अच्छी होती है। ठीक, अब मुझे H बताना है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? सरफेस स्मूथ है, अपनी बॉडी ऐसी है, एक फोर्स लगाना है, रेडियस इसका R है, और ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये स्लाइड करना बंद कर इंस्टेंट पे। जब ये कांटेक्ट पॉइंट बनेगा उस इंस्टेंट, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक बॉडी में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो हमें किसका, पूरी बॉडी का रुकना नहीं देखना है, हमें बस कांटेक्ट पॉइंट के पास स्लाइडिंग वाली टेंडेंसी ना हो, सरफेस पे वो ना आगे जा रहा हो ना पीछे। सो लेट्स स्टार्ट। Everything is started from rest. There is no initial omega, no initial VCM, कुछ भी नहीं, बस फोर्स है, हाइट है, फोर्स लगा दिया। अब मुझे बताओ, ये ऐसा फोर्स इस बॉडी को ट्रांसलेटरी इफेक्ट भी देगा, आगे भी बढ़ाएगा, बोलो? यस सर। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेटरी इफेक्ट भी देगा, टॉर्क भी देगा। यस सर। सुनना, पूरी फिलोसफी सुनना, आप लोग बिल्कुल अभी लिखो विखो सब भाड़ में जाए, सब लिखने के लिए समय दूंगा आपको। ये F क्या दो काम करेगा, एक ACM जनरेट कर देगा, एक टॉर्क के कारण अल्फा जनरेट कर देगा। हाँ, पढ़ाता हूँ वही, उसी से क्वेश्चन भी करता हूँ, कुछ अलग नहीं, अपने लिए अलग रूल नहीं है मेरे लिए। ACM आएगा तो थोड़ी देर बाद VCM आएगा, अल्फा आएगा तो थोड़ी देर बाद ओमेगा आएगा। यस सर। अब जरा इस कांटेक्ट पॉइंट को देखना, इधर बना रहा हूं मैं, ये कांटेक्ट पॉइंट का जो सेंस है, ये वाली जो वेलोसिटी बनेगी वो R ओमेगा बनेगी, जो रोटेटरी वाली बनेगी वो इस तरफ बनेगी हाँ। कि नहीं, और जो ट्रांसलेटरी वाली बनेगी वो आगे बनेगी कि नहीं, VCM ACM से जो पैदा। यस सर। यानी कि ऐसा तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इस कांटेक्ट पॉइंट के पास आगे की तरफ VCM और पीछे की तरफ R ओमेगा हो, और सरफेस के रिस्पेक्ट में ना आगे जाना है ना पीछे, और सरफेस खुद नहीं चल रही, सरफेस रुकी हुई है, तो ये रुके हुए पे रुके हुआ ही रिलेटिव मोशन नहीं करेगा। रुके हुए पे अगर ये आगे या पीछे गया तो बताओ स्लाइड हो जाएगा कि नहीं?
अरे अगर VCM बड़ा हुआ R ओमेगा छोटा हुआ तो एक कांटेक्ट पॉइंट आगे जाएगा, R ओमेगा बड़ा हुआ VCM हाँ छोटा हुआ तो एक पॉइंट पीछे जाएगा। तो दोनों बराबर हो गए तो ये पॉइंट उस इंस्टेंट पे कहीं नहीं जाने की टेंडेंसी रखेगा कि नहीं? यस हाँ सर सर और जब उसका V0 होगा यानी कहीं जाने की टेंडेंसी नहीं रखेगा तो वो इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, क्योंकि ये भी रेस्ट पे, रेस्ट और रेस्ट मिला के नो रिलेटिव मोशन। यस सर बस हो गया काम। मतलब ये सिंगल फोर्स कैपेबल है क्योंकि ये फोर्स दो काम कर रहा है, टॉर्क भी जनरेट कर रहा है। लेकिन क्या ये कहीं भी लगा दूं तो हो जाएगा? नहीं, कहीं भी लगा दूं यहां तक होंगी चीजें, लेकिन VCM को R ओमेगा के बराबर भी तो बनाना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक हाँ हाइट लगेगी। क्या फिलॉसफी समझे? भाड़ में जाए आंसर, भाड़ में जाए कॉन्सेप्ट। कभी ना कर पाए हम ये क्वेश्चन, लेकिन फील तो आई कि ऐसे रोलिंग करा सकते। यस सर मुझे नहीं मतलब मेरा आंसर आएगा कि नहीं, मुझे ये पता है कि ये फोर्स क्या क्या करेगा, और जिसको ये पता होता है वही सच में रोटेशन पढ़ा हुआ हो। ये फोर्स एक तरफ से तो MACM दे अनबैलेंस, एक तरफ से टॉर्क जनरेट करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो अल्फा देगा, अल्फा ओमेगा को पैदा करेगा, ACM BCM को पैदा करेगा, क्योंकि t बराबर 0 पे कुछ पैदा था ही नहीं, ना VCM था ना ओमेगा था, इनिशियली देयर इज नो वेलोसिटी। अब ये पैदा हुए तो ये आगे बढ़ेंगे भी घटेंगे भी, जो भी होगा। इनका बढ़ना घटना अगर ऐसा हो कि हर समय में VCM R ओमेगा को हर इंस्टेंट पे कैंसिल करे, भले दोनों बदले, देखो VCM बदलेगा तो ओमेगा भी बदलेगा, भले ऐसा बदलो कि VCM 10 तो R ओमेगा 10, VCM 12 तो R ओमेगा 12, VCM 15 तो R ओमेगा 15। बताओ रोलिंग मेंटेन रहेगी कि नहीं? यस सर यस क्या फील कर पाए दैट दिस फोर्स इज कैपेबल? हाँ, सेंटर ऑफ मास से ऊपर लगे किसी हाइट h पे सरफेस, बिल्कुल बशर्ते, हाँ अगर नीचे लग गया, अगर नीचे लग गया सर तो क्या दिक्कत हो जाएगी? देखो क्या दिक्कत हो जाएगी, तब इसका टॉर्क इस सेंस में आएगा, बोलो आएगा कि नहीं? अरे यार अगर हाँ ये ऐसा लग जाएगा तो अभी भी फोर्स तो राइट में ही है, तो VCM तो राइट आएगा ही आएगा, और इसके कारण इसका इसका R ओमेगा वो भी आगे आएगा। तो अब जब दोनों ऐड होके आगे ही आ रहे हैं तो ये कांटेक्ट पॉइंट क्या फॉरवर्ड रेस्ट पे रहेगा? मोशन फॉरवर्ड मोशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यही जो डालना है आपके अंदर की कब फॉरवर्ड कब बैकवर्ड। अब मेरा ये कहना है कि फिर वो हाइट फाइंड करो, अगर ऐसी कोई हाइट है तो उसको याद कर लो, और जैसे ही तुम उसको याद करोगे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि ये रिंग है, इस रिंग को स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोलिंग करानी है, सेंटर ऑफ मास या ग्राउंड कहां से कितनी हाइट पे हमें कांस्टेंट फोर्स लगा दे। ये डिस्क है, कितनी फोर्स पे लगा दे। ये स्फीयर है, कितनी फोर्स पे, कितनी हाइट पे लगा दे। और तुम तो बीटा पकड़े बैठे हो, तुम्हारा आंसर तो बीटा के टर्म में आएगा, बाकी बच्चे पूरा सॉल्व करेंगे, तुम बस बीटा की वैल्यू, खत्म हो गई। यस सर ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन पार्ट। तो भैया कैलकुलेशन पार्ट तो दो ही है, नहीं तीन है। इसमें जब रोलिंग होता है तो तीन चीजें लगती है, तो तीन स्टेप पे आपको करना पड़ेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। पहला आप बनाओगे फोर्स इक्वेशन, ये मैं वो लिख रहा हूँ एल्गोरिदम, आपको ये स्टेप बस फॉलो करने, आपका काम हो जाएगा। दूसरा आप बनाओगे टॉर्क इक्वेशन, और अब तीसरी चीज के लिए सर्च करोगे कंडीशन ऑफ रोलिंग ऑन गिवन सरफेस। तो ये पॉइंट रेस्ट पे तभी रह सकता है जब इसका ACM R अल्फा के बराबर हो और VCM R ओमेगा के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ सरफेस फिक्स्ड, अब ये मैं कंडीशन किसके लिए लिख रहा हूँ? अभी फिक्स्ड के लिए लिख रहा हूँ। सरफेस अपनी रेस्ट पे है तो पॉइंट को भी रेस्ट पे। हाँ, अपनी सरफेस अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव करे तो पॉइंट भी फिर किससे मूव करे? कांटेक्ट पॉइंट भी 5 से ही, तभी वो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे माना जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं यार? हाँ सर। यस सर मतलब हमारी सरफेस रेस्ट पे है, सरफेस की वेलोसिटी पॉइंट की वेलोसिटी, सरफेस का एक्सीलरेशन कांटेक्ट पॉइंट का, तो मैं जनरलाइज लिख दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट नेट वेलोसिटी। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ सरफेस इज एक्सीलरेशन ऑफ कांटेक्ट पॉइंट। तब आता है नो स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो अब हमारा फॉर फिक्स सरफेस क्या होगा? V सरफेस 0 तो V कांटेक्ट पॉइंट 0 और A कांटेक्ट पॉइंट 0। बताओ ये होना चाहिए या नहीं?
फिक्स सरफेस के लिए ये होना चाहिए, मूविंग सरफेस के लिए ये होना चाहिए। AS रिप्रेजेंट A सरफेस, VS रिप्रेजेंट V सरफेस, VC रिप्रेजेंट V कांटेक्ट पॉइंट, AC रिप्रेजेंट A कांटेक्ट पॉइंट। कोई दिक्कत? ये कंडीशन है रोलिंग कराने की, किसी भी जगह पे याद रख लेना। जो उस दिन मैंने आपको हर पॉइंट की वेलोसिटी, हर पॉइंट का एक्सीलरेशन नेट निकालना सिखा दिया था, तो अब क्या करोगे, वही जो आपको सिखाया था नेट वेलोसिटी, उसको सरफेस की वेलोसिटी के बराबर कर देना, बस तुम्हारी रोलिंग हो जाए। उसके एक्सीलरेशन को कांटेक्ट पॉइंट वाले को सरफेस के एक्सीलरेशन के बराबर कर देना, तुम्हारा रोलिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रोलिंग। सो वी हैव 3 इक्वेशन, पहली फोर्स, दूसरी टॉर्क, और तीसरी क्या, कंडीशन ऑफ रोलिंग। फिक्स सरफेस में ध्यान से देखो, फिक्स सरफेस में यहाँ क्या हो रहा है, VCM आगे R ओमेगा पीछे, तो अपनी कांटेक्ट पॉइंट की जो फिक्स सरफेस में होगी वो होगी VCM माइनस R ओमेगा, नेट वेलोसिटी होगी, और ये सरफेस की जीरो है इसलिए जीरो, इसलिए कंडीशन बनेगी VCM बराबर R ओमेगा। ऐसे ही ACM माइनस R अल्फा, ये कांटेक्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, ACM बराबर बोलो बच्चों R अल्फा। ये फॉर, ये कंडीशन है फॉर फिक्स्ड सरफेस रोलिंग ऑन। प्लीज इसको मत खराब करना, याद रखना, जब फिक्स सरफेस पे रोलिंग होती है तो VCM R ओमेगा और ACM R अल्फा होता है। जब फिक्स सरफेस पे रोलिंग होती है तो VCM R ओमेगा, है ना, और जब जनरलाइज होती है तो V सरफेस V कांटेक्ट, A सरफेस A कांटेक्ट। इस पे भी थोड़ी बहुत बात करेंगे आखिरी में, ठीक, अभी नहीं, अभी जो हमारा ट्रेडिशनल है जो आता है वो कर लेते हैं। बताओ यहां से आप सॉल्विंग शुरू करूं, इन स्टेप्स को फॉलो करके दिखाऊं आपको कि H की वैल्यू क्या आती है? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपकी, ये करना होता है एक जनरलाइज रोलिंग के क्वेश्चन में, ये करना होता है। इवन ये आपको रोलिंग फ्रिक्शन में भी बहुत हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि रोलिंग फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगे या बैकवर्ड। अभी तो क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन आना ही नहीं है ना, अभी स्मूथ सरफेस, फिक्स्ड स्मूथ सरफेस। चलो भाई, अब मैं ये स्टेप्स फॉलो करके आपको दिखा रहा हूं। चलो, बॉडी की FBD, ये बहुत पुराना काम है अपना, ध्यान से अगर आपको करना आता हो तो, ये आज से नहीं सीखा है, बहुत पहले से सीख रखा है कि भैया ये बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, बताओ mg नीचे या नहीं, और फोर्स ये, तो n तो mg को बैलेंस कर लेगा। वो इक्वेशन हम क्यों ही बनाए, क्योंकि डिस्क ना तो हवा में ऊपर उड़ रही है ना धरती के अंदर धस रही है, तो मैं n बराबर mg बोलूं ना बोलूं क्या फर्क पड़ता है, जरूरत पड़ेगी तो हमारे दिमाग में इक्वेशन है। बट चलो अच्छा बना लो, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्यों छोड़ दी। पहली फोर्स इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरी हॉरिजॉन्टल में, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं, सिर्फ ये फोर्स है। फोर्स बराबर बताओ MACM हो गया कि नहीं, और ये हमारी दोनों फोर्स इक्वेशन बन गई या नहीं, जल्दी बोलते जाओ हाँ ना। Yes, sir. टॉर्क, अब ये बॉडी जब चलेगी तो घूमेगी किसके अबाउट, साइकिल का पहिया किसके अबाउट घूमता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। Center. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लिया, तो बीटा mr स्क्वायर, समझ आया या नहीं, आई लिख दिया मैंने, ICM टाउ CM ICM, और अल्फा। ये दे कौन रहा है, ये टॉर्क दे कौन रहा है, ये क्या अपने को फोर्स इंटू H, बताओ F इंटू H दे रहा है या नहीं। यस सर। तो ये हो गई हमारी दूसरी या तीसरी काम की इक्वेशन, दूसरी ये तीसरी ये टॉर्क इक्वेशन हो गई। फिर मैंने क्या बोला, कंडीशन ऑफ रोलिंग। अब जरा देखो, इससे ACM, इस फोर्स से बताओ ऐसा ACM और ऐसा अल्फा पैदा होगा कि नहीं, बोलो। यस। मैं शुरुआत में तो VCM बना ही नहीं है, 0 t बराबर 0 पे तो VCM ओमेगा बना ही नहीं, अभी तो बस अल्फा और ACM आए। तो जब ऐसा बनेगा तो कांटेक्ट पॉइंट, ए कांटेक्ट पॉइंट का बताओ क्या बनेगा, ACM माइनस R अल्फा, ये बनेगा कि नहीं कांटेक्ट पॉइंट पे। अरे बोलो यार, अरे क्या बताया था, हर पॉइंट का जो ट्रांसलेटरी होता है वो, जैसे आपने वेलोसिटी बना दी, लो अलग बनाई,
ये कांटेक्ट पॉइंट है, अगर इसका एसीएम फॉरवर्ड है तो इसका भी एसीएम फॉरवर्ड है, अगर इसका अल्फा ऐसा है तो इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 80 बताओ, आर अल्फा नहीं पढ़ा है? यस सर। ठीक है, अब एसीएम आगे आर अल्फा पीछे, तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो गया, एसीएम माइनस आर अल्फा। पर क्या बताया रोलिंग के लिए क्या करना है, रोलिंग के लिए इसको फिक्स्ड सरफेस पे रखा है, फिक्स्ड सरफेस का एक्सीलरेशन ही कांटेक्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन है, फिक्स्ड सरफेस का एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, तो कांटेक्ट पॉइंट का भी क्या होना चाहिए, 0। तो एसीएम बराबर आर अल्फा। ये तीसरी जो चौथी इक्वेशन बनी, चौथी इसलिए बन गई कि ये वाली बनाई हमने, तीसरी होती, तो ये है कंडीशन ऑफ क्या, रोलिंग। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है? हमें एच निकालना है, बहुत बढ़िया। तुम एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 नहीं 3 जो दिख रही है अपने को, इक्वेशन नंबर 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 कर दो, तो क्या होगा, एफ एच अपॉन एफ। बताओ, एक तरफ एच आ जाएगा, हमें एच ही तो निकालना है। यस सर। तो ये करेंगे तो एक साइड आएगा एफ एच अपॉन एफ, और इनकी इक्वेशंस क्या है, बीटा एम आर स्क्वायर अपॉन एम ए सी एम। एम से एम कट गया, एफ से एफ कट गया, एच की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर अपॉन ए सी एम। एफ इंटू एच, ए सी एम एम ए सी, और ये बीटा अल्फा भी है, सॉरी अल्फा भी है ना ऊपर, एफ एच बराबर बीटा एम आर स्क्वायर अल्फा। अब एसीएम को क्या लिख सकते हैं अपन, एसीएम को क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा। आर अल्फा। ये बीटा भी बचा है, एच की वैल्यू आ गई आर इंटू बीटा। अगर हम इस हाइट पे किसी रेगुलर रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाएंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर, इस हाइट पे, याद रखना उसकी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से इस हाइट पे हम एक सिंगल फोर्स लगाएं तो स्मूथ सरफेस पे भी रोलिंग हो जाएगी, तो स्मूथ सरफेस पे भी रोलिंग हो जाएगी। क्या बोला मैंने, अगर आप इस हाइट पे स्मूथ सरफेस पे भी रोलिंग हो जाएगी बड़ी आसानी से, बिना किसी दूसरे फोर्स के एफर्ट लिए, सिर्फ एक सिंगल फोर्स इज कैपेबल। लेकिन वो हाइट क्या होनी चाहिए, आर इंटू बीटा, यानी वो हाइट दो बातों पर निर्भर कर रही है, एक की बॉडी का नाम क्या है, दूसरा की बॉडी की रेडियस क्या है। सही है या नहीं? यस सर। हाँ तो इस पॉइंट को लिखो, अ single constant force F can make a body roll. A single contact force F can make a body roll on smooth horizontal fixed surface. Condition याद रखना, smooth horizontal fixed surface. If the force is applied at a height h equal to r into beta. If the force is applied at a height h equal to r into beta, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, r into beta, from the center of mass of regular rigid body. इसको खूब कलरफुल कर लेना, इसको, ये पॉइंट बहुत आपको मदद करेगा पूरे रोटेशन में, बहुत मदद करेगा, लिटरली बहुत मदद करेगा। अब इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल, के भी इंडिपेंडेंट हो गया ना, मतलब कितना भी एफ लगा दें, बस हाइट। हाँ, एफ बस कांस्टेंट होना चाहिए। एक सिंगल फोर्स, भाई बड़ा एफ लगाओगे, बड़ा अल्फा बड़ा ओमेगा पैदा होगा, और अल्टीमेटली एसीएम आर अल्फा और वीसीएम आर ओमेगा ही करना है। तो बड़ा बड़ा कैंसिल करें, छोटा छोटा कैंसिल करें, कैंसिल करके तो कंडीशन आती है रोलिंग। यस सर। है ना, ये बहुत बड़ी छोटी सी बात है। चलो अब देखते हैं अपन एच। अब देखो एक एग्जांपल फॉर रिंग, क्या होगा रिंग के लिए, ये हाइट क्या होगा। तो अगर आपको एक कांस्टेंट, एक सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे एक रिंग को रोल कराना है, तो आपको ये फोर्स सेंटर ऑफ मास से आर डिस्टेंस यानी टॉप पे लगाना पड़ेगा या नहीं। यस सर, बीटा 1 है ना, बीटा 1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ
गांव में आपने बच्चों को देखा होगा टायर पे टॉप ही टॉप उड़ाते हैं, वो देखा कभी रोल कराते हैं जब वो यस सर। हाँ टॉप सर। टॉप पे उड़ाते हैं क्योंकि वो अगर यहाँ कहीं मार देंगे तो रोलिंग गड़बड़ा जाएगी। फिजिक्स पूरी हमारे आसपास, फील नहीं करते, बस इतनी सी बात है। कैन यू इमेजिन दिस? यस एक सर। डिस्क को रोल कराना है, एक डिस्क को रोल कराना है, आर रेडियस की डिस्क, कहां लगा दे? सही है। R/2। अब बताओ, तुमको अगर मैं बीटा कॉन्सेप्ट ना पढ़ाता तो तुम्हें ये क्वेश्चन हर एक बॉडी के लिए सॉल्व करके निकालनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है कि नहीं? तो यस इतना सर। एक बार पढ़ लिया, हमें मिल गया रिजल्ट। लेकिन हाँ ध्यान देना, बड़े खतरनाक होते हैं लोग। तो कोई यहाँ से हाइट पूछ दे तो तुम भैया यहाँ से हाइट पूछ दे, तुम उसमें अपनी हाइट में आर जोड़। तुमने जो याद की है कि सेंटर ऑफ मास से, अब उसने कहाँ पूछी? कांटेक्ट पॉइंट से, तो आपको वो ऐड करनी पड़ देगी आर। तो इसके लिए फिर 3r/2 हो जाएगी अगर सरफेस यहाँ से पूछेगा कांटेक्ट वाले पॉइंट से, और सेंटर ऑफ मास से वो आर बीटा है। ये भी ध्यान रखना कि वो सेंटर ऑफ मास से ऊपर है, नीचे भी नहीं है, ऊपर। तो बताओ, ये वाला फोर्स यहाँ लगाएंगे तो एक चीज तो तय हो गई कि कांटेक्ट पॉइंट ना आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा ना पीछे। ये बात सही है फिक्स सरफेस पे, यस सर। है ना? ना आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा ना पीछे, ये बात तय है। इसका मतलब अगर हम इसको उठा के रफ सरफेस पे ले आए लेकिन फोर्स यहीं लगाएं तो फ्रिक्शन आएगा नहीं, क्योंकि उसमें टेंडेंसी नहीं है, रोलिंग फ्रिक्शन आएगा नहीं। हाँ। सुनो, अगर इसी हाइट पे रखे रहें, सरफेस को रिप्लेस कर दें रफ से, इवन रफ सरफेस से, तो इस पॉइंट में ना आगे जाने की टेंडेंसी है इस फोर्स की हाइट के कारण, ना पीछे जाने की टेंडेंसी है। तो ये पॉइंट जब टेंडेंसी नहीं दे रहा तो फ्रिक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अगर हम इसको रफ पे रखें और फोर्स यहां लगे और कोई आपसे पूछे रोलिंग फ्रिक्शन बताओ, आंसर बोलना 0, ये आया हुआ है 0। आंसर बोलना 0। डिस्क में r/2, स्फीयर पे 2/5r, ये सब जगह पे लगा के दे दे तुम्हें रफ सरफेस पे भी, रोलिंग फ्रिक्शन का आंसर 0 है। अरे हाँ, हाँ। चलो समझ में आ रहा है? 2/3 Yes, sir. हॉलो स्फीयर पे, रिंग पे टॉप पे लगा दे, ये हाइट पहचान लो अब, r इंटू बीटा अगर यहाँ लगा है तो रोलिंग फ्रिक्शन भले रफ पे भी रख दो, क्योंकि फ्रिक्शन तब आता है जब पॉइंट अपने तरफ से टेंडेंसी दिखाए। ये तो बढ़िया मस्त पड़ा है, इसमें तो पहले से मेंटेन है ACM R ओमेगा और BCM R अल्फा। बोलो मेंटेन है कि नहीं? यस सर। चलो रिज्वाइन करो जल्दी से, ये सेशन अब जो लेंगे वो आखिरी होगा, ठीक?